अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यू केमिस्ट। और आज हम ऑर्गेनो सल्फर केमिस्ट्री का 7th लेक्चर लेकर आए हैं और हम करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड विद एन क्लोरोएनिलीन। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा एन क्लोरोएनिलीन उसको आपको प्रिपेयर करना सिखाऊंगा। ओके, उसके बाद हम डिफरेंट रिएक्टेंट्स के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे और अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ऑर्गेनो सल्फर केमिस्ट्री की जो एक खूबसूरत सी सीरीज चल रही है तो आप इसको जरूर फॉलो करें और जो प्रीवियस लेक्चर्स आपके रह गए हैं उसको आप लाजमी देखें। ओके, चलिए। तो बेटा हम सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जो होंगे उनका रिएक्शन करवाएंगे एन क्लोरोएनिलीन के साथ। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि एन क्लोरोएनिलीन आपके पास क्या होता है। ओके, अब देखिए, आप जब बेंजीन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें एनिलीन का स्ट्रक्चर तो आप बहुत दफा देख चुके होते हैं। इट इज एनिलीन। ओके, अब अगर आपके पास यहां आप एक हाइड्रोजन को कम करके साथ क्लोरीन लगा दें तो इसको हम बोलते हैं एन क्लोरो एनिलीन। ओके, अब ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा रिएक्शन में। बट मैं आपको पहले ये एन क्लोरो एनिलीन प्रिपेयर करना सिखाऊंगा। बाज़ ऐसा होता है कि वो आपको ये एन क्लोरो एनिलीन नहीं देता, वो आपको एनिलीन देता है और आपको कहता है कि पहले एन क्लोरो एनिलीन बनाओ और उसके बाद फिर फर्दर किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करवाकर अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाए। मे भी आपको अभी तक जो मैं बोल रहा हूं समझ ना आए, बट इन दी रिएक्शन में आपको जो चीजें समझाऊंगा तो आपका माइंड जो है वो इस चीज को समझने पाएगा कि यार ये सर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ओके, चलिए। तो पहले हम अपना स्टार्टिंग मटेरियल एन क्लोरोएनिलीन के सिंथेसिस करेंगे। तो अपनी हेडिंग लगाएं, सिंथेसिस ऑफ एन क्लोरो एनिलीन। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एनिलीन से ही रिएक्शन को स्टार्ट करें। एनिलीन, फिर उससे एन क्लोरो एनिलीन बनाएं, देन उसको रिएक्टेंट से रिएक्ट करवाकर अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाएं। तो शॉर्टकट हर चीज आपको यहां मिलेगी। तो जो आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी पता कि मैंने आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म और मैकेनिज्म के बाद आपको डायरेक्ट मैं शॉर्टकट भी बताता हूं कि अगर आपको डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिखना है तो फिर आप कैसे लिखेंगे, या आपको रिवर्स, मतलब अगर प्रोडक्ट दे दिया गया है और पूछा गया है कि भाई इसका रिएक्टेंट बताएं, ठीक है, तो वो भी आपको जो है मैं यहां पर क्लियर करवा दूंगा। ओके, तो ईच एंड एवरीथिंग, हर कॉन्सेप्ट यहां पर आपको क्लियर मिलेगा। चलिए, एन क्लोरोएनिलीन। तो बेटा आप यहां पर स्टार्ट करेंगे अपना एनिलीन के साथ। नाइट्रोजन कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका रिएक्शन आप करवाएंगे इसके साथ। ओके, अब बेटा यहां पर देखें कि ये जो क्लोरस एसिड है आपका, इसमें ऑक्सीजन और क्लोरीन जो है वो साथ साथ हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि देखो, क्लोरीन की अगर इटसेल्फ आप देखें तो बेटा क्लोरीन के ऊपर भी होता है नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर देखें कि ऑक्सीजन और क्लोरीन एक बॉन्ड से अटैच हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो क्लोरीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मतलब वो प्लस में होगी या माइनस में होगी। तो बेटा याद रखें, हाइपोक्लोराइड हो या क्लोरस एसिड हो आपके पास, मैं आपको यहां पर इसका स्ट्रक्चर्स भी दिखा रहा हूं, क्लोरस एसिड हो या हाइपोक्लोराइड हो आपके पास, क्लोरीन उसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखती है। इस चीज को आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो हायर क्लासेस में आई मीन के एमफिल वगैरह में जब इंटरव्यूज होते हैं तो वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि बच्चे के माइंड में यही होता है कि क्लोरीन इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, ओ सॉरी नेगेटिव चार्ज, सही है, Cl नेगेटिव। बट हाइपो क्लोराइड या क्लोरस एसिड हो तो उसमें आपके पास क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। इसको, इस चीज को आपने जहन में रखना है। ओके, अब यहां पर भी आप देखें कि यहां पर क्लोरीन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन आपकी नेगेटिव होती है। ओके, अब यहां पर होगा क्या कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये यहां क्लोरीन के ऊपर अटैक करते, पॉजिटिव सेंटर है आपका, और ये यहां से निकल जाता है।
तो बेटा बेसिकली ये आपके पास क्लोरीन इसके साथ जाकर अटैच होगा तो बनेगा क्या, ये बन गया और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर क्लोरीन को दिए हैं। ओके, अच्छा, और ये आपका क्या है, एज अ लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा और इससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। ओके, हमारा काम जो था वो इसी के साथ है। तो ये आपका एज अ लिविंग ग्रुप लिखना चाहे लिख लें, ना नहीं लिखना चाहे तो इसको आप ना भी लिखें, बट हमें ये रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब आपके पास यहां पर देखिए कि नाइट्रोजन अच्छा भला यहां पर न्यूट्रल था, तो भाई उसने क्लोरीन के ऊपर अटैक किया तो उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा कि यहां से एक प्रोटॉन आप निकाल दें, -H+ होगा, इसीलिए मैंने प्रोटॉन जो है ओपन करके लिखा है ऐसे। अब होगा क्या कि यहां से ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोबारा नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे और ये H+ की फॉर्म में यहां से निकल जाएगा। तो आपके पास बनेगा क्या, नाइट्रोजन, उसके पास एक हाइड्रोजन और ये आपका क्लोरीन और नाइट्रोजन को उसके लोन पेयर मिल गए। व्हाट इज दिस, यही है आपका एन क्लोरो एनिलीन। सही है, तो एक स्टेप या 2 स्टेप में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यही हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा इस रिएक्शन में। सही है, तो इतना आप नोट करें, फिर हम एन क्लोरो एनिलीन को लेकर अपने डिफरेंट रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं। नोट कर लिया, सही है। आप यहां पर कुछ भी ले सकते हैं, हाइपोक्लोराइड ले सकते हैं, क्लोरस एसिड ले सकते हैं, जिसमें क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो फिर आपके पास नाइट्रोजन का लोन पेयर उस क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा, ये आपका एज अ लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, प्रोटॉन को यहां से निकालेंगे और आपका एन क्लोरो एनिलीन यहां प्रिपेयर होता है। सही है, अच्छा, अब आप हेडिंग लगा सकते हैं, रिएक्शंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड विद एन क्लोरो एनिलीन। रिएक्शंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड विद एन क्लोरो एनिलीन। चलिए, नाइट्रोजन कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका रिएक्शन आप करवा दें RSR टाइप कंपाउंड से। अब यहां पर जो मैंने R ग्रुप है वो आपका मिथाइल ग्रुप लिया CH3, बट आपको पता है कि R ग्रुप आपका कुछ भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है। सही है, तो मैं यहां पर अभी मिथाइल ले रहा हूं, आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा इथाइल के साथ, तो अभी आप देखेंगे मैकेनिज्म आपके पास किस तरह होगा। अच्छा, अब यहां पर भी देखिए आप जो है ये सल्फर के ऊपर भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यार यहां देखो नाइट्रोजन और क्लोरीन, इनमें देखो कि क्लोरीन इज पार्शियल नेगेटिव एंड नाइट्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव। भाई क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचेगा, तो क्लोरीन आपका नेगेटिव चार्ज रहता है और नाइट्रोजन आपका पॉजिटिव। तो होगा क्या कि सल्फर के लोन पेयर्स को जब ये पॉजिटिव सेंटर नजर आया तो ये इस पर करते हैं अटैक और ये यहां से एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। ओके, तो होगा क्या, सल्फर इसके साथ एक ये CH3 और एक ये CH3। सही है, अब सल्फर के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, उसकी रीजन ये है कि सल्फर ने अपने लोन पेयर डोनेट किए। अच्छा, अब यहां पर देखो जो सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यार जो बगल बगल में कार्बन है उनके जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन हुए कि नहीं। सही है, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है तो जो सराउंडिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सल्फर की तरफ मूव करी, तो ये वाले जो आपके प्रोटॉन्स हैं दीज आर एसिडिक प्रोटॉन्स। तो आप क्या करें कि किसी स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करें और यहां से एसिडिक प्रोटॉन को निकालें, तो होगा क्या, सल्फर ये CH3 और यहां से CH2 और इस पर आ जाएगा नेगेटिव, सल्फर पर है पॉजिटिव, क्या बना आपका, यार लाइट की प्रिपरेशन नहीं होगी। गौर से देखो, एक ही मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइड बोलते हैं। ओके, तो ये आपके पास लाइड की प्रिपरेशन हो गई। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा,
कि अब जरा केयरफुली देखिएगा, ये वाला जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है ऐसे, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहां पर शिफ्ट होता है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर सल्फर के पास चले जाता है। ध्यान से देखें जरा, ये कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, ये वाला डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर सल्फर के पास, मतलब सल्फर पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंपलसेट हो जाता है। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस बॉन्ड ब्रेकेज? ठीक है, इसकी ड्राइविंग फोर्स ये है कि बेटा ये वाला जो बॉन्ड है सल्फर और नाइट्रोजन का ये वीक बॉन्ड है। उसकी रीजन ये है कि तो सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है तो यार यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सल्फर की तरफ जाना चाहेगी, और दूसरा नाइट्रोजन और सल्फर का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है। अब जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो वो बॉन्ड आपका क्या होता है, वीक होता है। सल्फर लार्ज साइज है, नाइट्रोजन छोटा है आपके पास, ठीक है। तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड वीक है, तो यही जो बॉन्ड वीक है यही ड्राइविंग फोर्स है कि ये वाला नाइट्रोजन सॉरी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होकर सल्फर, और सल्फर पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंपलसेट हो जाता है। तो देखिए आपके पास हुआ क्या, यार यही बनेगा आपका, सही है। इस पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, CH2 इधर आके अटैच हो गया और यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है अभी। ओके, अच्छा यार यहां पर देखो कि इधर से इधर मूव करते हुए आपकी एरोमेटिसिटी लॉस नहीं होगी। देखो ये एरोमेटिक है, यहां पर आपको रिंग के अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन आपको मिल रही है, बट यहां पर आप देखो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक। भाई कॉन्जुगेशन यहां खत्म हो गई, पाई सिग्मा सिग्मा, सही है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो फिर अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव कर गया, बट इससे वेरी नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा कि यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगा और इसकी एरोमेटिसिटी इसको दोबारा गेन करनी है, सही है। तो होगा क्या इसका, आप इसको कह सकते हैं इसका ये टाटोमर बनेगा, सही है। टाटोमरिज्म यहां पर होगी पीटीआर, मतलब इसको आप लिख सकते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड यहां जब शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड में ऐसे आएगा डबल बॉन्ड ऐसे, तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इधर था पॉजिटिव, तो ये वाला नेगेटिव इस प्रोटॉन को लेगा तो क्या बनेगा, NH2 बन जाएगा, सही है। तो जस्ट नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगा। केयरफुली देखें, ये एरोमेटिसिटी की लॉस हुई, तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। अब इस कार्बन के 5 बॉन्ड तो नहीं हो सकते, 1 2 3 4 5, तो भाई जैसे ही ये बॉन्ड यहां पर डबल बॉन्ड बनाता है तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस प्रोटॉन पर आता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को लेता है तो ये NH2 बन जाता है। तो जो इसका नेक्स्ट आटोमर ड्रॉ होगा, अब देखिए इसकी रिंग की दोबारा इसको एरोमेटिसिटी मिल गई, यहां पर क्या होगा NH2 और CH2 सल्फर एंड CH3, ये बना, सही है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे, और हाइड्रोजिनेशन करवाने के लिए आपको किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो होगा क्या कि आप यहां पर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल यूज कर लें या प्लेटिनम यूज कर लें। ओके, तो जैसे ही इसकी हाइड्रोजिनेशन होगी तो यहां से ये वाला बॉन्ड आपका जो है वो क्या होता है, ब्रेक होता है। अच्छा आप ना अगर आप ये यूज करेंगे ना तो हो सकता है कि ये रिंग का डबल बॉन्ड भी आपका रिड्यूस हो जाए, सही है। तो आप क्यों ना एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर ले जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और सल्फर का बॉन्ड ही रिड्यूस करती है, सही है। अब देखिए आप हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि आपके पास बेंजीन को भी रिड्यूस कर सकते हैं, सही है। तो आप यहां पर ये यूज ना करें,
बहरहाल ये वैसे करता नहीं है, ये जो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल है ना, ये आपके पास बेंजीन रिंग को रिड्यूस नहीं करता। लेकिन मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि आप कोई ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट यूज ना कर दीजिएगा जो इस बेंजीन रिंग को ही रिड्यूस कर दे, मतलब इसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे। सही है, अब यहां पर ये यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन ओवर निकल, बट अगर आप यहां पर सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया यूज कर ले तो ये बेस्ट है, क्योंकि ये कार्बन और सल्फर का बॉन्ड ही रिड्यूस करता है, इसी के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो होगा क्या, NH2। अब यहां पर ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो ये आपके पास दोनों तरफ हाइड्रोजन आप ऐड कर दें, CH3 प्लस SH, सॉरी SH, ये आपका क्या है, एज अ बाय प्रोडक्ट है, थायो अल्कोहल। बट हमारा मेन प्रोडक्ट आपके पास क्या है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ओके, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बनी है आपके पास। सही है, इसकी एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जो है वो मिथाइल ग्रुप आकर अटैच हुआ है। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या सर जब हम ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे तो क्या हमेशा यही बॉन्ड आपका रिड्यूस होगा? ये नहीं हो सकता, ये भी तो कार्बन और सल्फर का, ये भी कार्बन और सल्फर का है। तो बेटा याद रखें, आप किसी भी बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, कोई भी बॉन्ड यहां पर रिड्यूस हो सकता है, प्रोडक्ट आपका यही बनेगा। अब देखिए अभी तक मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया तो एक यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन आएगा, तो ये क्या बनेगा, CH3SH एज अ बाय प्रोडक्ट, और ये CH2 एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये आपके पास यहां पर मिथाइल ग्रुप आकर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बट अगर आप कहें कि सर हम अगर इसको ब्रेक करना चाहें, इसको रिड्यूस करें, तो फिर क्या होगा, तो यार कुछ नहीं, आपके पास प्रोडक्ट वही रहेगा। लेट्स सपोज अगर मैं सेकेंड बॉन्ड को रिड्यूस करवाना चाहूं तो क्या होगा, NH2, आपके पास CH2 सल्फर एंड CH3, आपने यूज कर लिया सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया। तो मैं कहूंगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, तो करके देखिए जरा। CH2 और यहां पर अब क्या होगा, SH आ जाएगा, और यहां पर आपका CH4 मतलब मीथेन, ये आपका एज अ बाय प्रोडक्ट बन गई। सही है, ये बाय प्रोडक्ट है हमारा, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। अच्छा नेक्स्ट आप फिर क्या करें, अगेन आपको वही सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया यूज करना है। मतलब अगर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये वाला, तो आपको 2 दफा रिडक्शन करवानी पड़ेगी। सही है, तो अब फिर आप इसकी रिडक्शन करवाएं तो अब दोबारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो होगा क्या कि यहां से ये CH2 ये आपका बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, और इधर एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो क्या बनेगा, CH3 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यार आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उस पर कोई भी असर नहीं हुआ, CH3। तो आपका एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन जो है वहां पर मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आप कोई भी बॉन्ड ब्रेक करवा लें, आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है वो यही रहता है। सही है, अब देखिए जो बाय प्रोडक्ट क्या थे, यहां से क्या बना था आपका CH4 और यहां से ये SH2, तो ये इटसेल्फ भी आपके पास जो है वो रिएक्ट करवा सकते हैं आप इसको, जैसे CH4 प्लस SH2 ये रिएक्ट करेंगे तो बनेगा CH3SH प्लस हाइड्रोजन एज अ गैस। तो ये आपका जो थायो अल्कोहल बना था वो दोबारा इन दोनों बाय प्रोडक्ट्स को आपस में रिएक्ट करवाकर भी बना सकते हैं ये वाला। सही है, तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बनाने का मेथड था। अब एक चीज देखें, अब जिसको मैं शॉर्टकट बोलता हूं, कि आप एक चीज पर गौर करें कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट में ये CH3 आया है, ये कहां से आया है? ठीक है, ये CH3 कहां से आया है? तो बेटा याद रखें कि जो आपका RSR टाइप कंपाउंड होगा वहां पर जो R ग्रुप होगा वही R ग्रुप यहां पर एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा। जैसे यहां पर देखें सल्फर के साथ क्या था, CH3, तो यार यही CH3 आपका यहां पर आकर लगा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहां पर C2H5 होता
तो ये C2H5 यहां पर आकर लग जाता, मतलब C2H5 एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहां पर लगता। ओके, अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि वो आपको स्टार्टिंग मटेरियल एनिलीन देता है या एन क्लोरो एनिलीन देता है। अगर तो वो आपको कहे कि भाई एनिलीन से स्टार्ट करें, तो पहले आप एनिलीन से एन क्लोरो एनिलीन बनाएंगे और फिर उस एन क्लोरो एनिलीन को रिएक्ट करवाएंगे अपने किसी RSR कंपाउंड के साथ, और आर ग्रुप डिसाइड करेगा कि उसने आपको प्रोडक्ट में क्या पूछा है। अगर यहां पर CH3 है तो यहां पर आप CH3 रखेंगे, अगर उसने C2H5 यहां पर रखा है तो आप C2H5 यहां पर रखेंगे। सही है, जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं, इतना आप नोट करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप नोट करें। ओके, अब देखें, ओके प्यारे बच्चों, अच्छा मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया, मैं कहता हूं प्रिपेयर दिस, चलिए ये बनाएं, हरी अप, वीडियो को पॉज करें और सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा जो हमने अभी की है। सही है, इसको आप करें जरा, कर लिया, नहीं किया तो जल्दी करें इसको, मैं फिर आपको सोल्व कराऊं, मैं अब शॉर्टकट बताऊंगा, मैकेनिज्म आपने खुद करना है। अच्छा, अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ये बनाएं, तो सबसे पहले आप इसको छोड़ो, ये क्या है, एनिलीन, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि एनिलीन हम मतलब एनिलीन से ही स्टार्ट कर दें, या आप एन क्लोरो एनिलीन भी स्टार्ट करेंगे तो वो एन क्लोरो एनिलीन, एनिलीन खुद ब खुद बन जाएगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो वो पीटीआर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होते हैं। बट जैसे मैंने आपको कहा कि मैं रिकमेंड आपको यही करूंगा कि आप एनिलीन को ही एज अ स्टार्टिंग मटेरियल लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हाँ, अगर उसने बाउंड कर दिया आपको कि भाई एन क्लोरो एनिलीन ही स्टार्टिंग मटेरियल लेना है, तो फिर आप उसके रूल्स को फॉलो करेंगे कि एन क्लोरो एनिलीन ही आप डायरेक्ट लिखेंगे। बट अगर उसने कहा है कि आप ये बनाएं, तो फिर आप फ्री हैंड है, चाहे एन क्लोरो एनिलीन यूज करें चाहे एनिलीन यूज करें, आप ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर देखें कि आप करेंगे क्या, आप एन क्लोरो एनिलीन की बजाय एनिलीन लें, उसको आप रिएक्ट करवा दें क्लोरस एसिड के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा, एन क्लोरो एनिलीन। अच्छा, अब एन क्लोरो एनिलीन बना, इसको अब किसके साथ रिएक्ट करवाओगे, तो आप देखोगे जो यहां पर आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा उसी नेचर का आपको RSR टाइप कंपाउंड लेना है। तो यहां पर क्या है, इथाइल है, तो आप क्या करेंगे, C2H5SC2H5, अब यही आपका C2H5 यहां पर आकर लगेगा। ओके, तो बनेगा क्या, आफ्टर द रिएक्शन, मैकेनिज्म तो मैं नहीं करवा रहा, आप करवाएं, खुद करेंगे, C2H5, सही है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब यार इसको एज इट इज यहां ना छोड़ देना, ठीक है, ये NHCl यहां एनिलीन बन जाएगा, NH2 ग्रुप बनेगा, सही है। तो इसके लिए भी शॉर्टकट में आपको बता देता हूं कि अगर इसको यहां पर आपने कन्वर्ट करना है ना, तो जस्ट आप क्या करें कि एक हाइड्रोजन यहां ऐड कर दें और कलरिंग निकाल दें, तो आपके पास क्या बनेगा, देखो हाइड्रोजन आएगा तो क्या बनेगा, NH2, और कलरिंग निकल जाएगी तो फिर आपके पास ये यहां से रिमूव, तो NH2, तो वो ये यहां पर आ जाएगी। क्लियर है, ओके। तो आपको पता चला कि अगर हमने डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिखना है तो वो हम किस तरह डिसाइड करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपके पास RSR टाइप कंपाउंड के साथ जो सल्फर के साथ ग्रुप होगा वही जहां यहां पर जाके फाइनल प्रोडक्ट में लगेगा, सही है। अच्छा, नोट कर लिया, इसका मैकेनिज्म आप खुद करें, और ये क्वेश्चन पूछा किस तरह जाता है, देखें आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो किस तरह आएगा,
चलिए, वो कहता है जी कंप्लीट द रिएक्शन, सही है, ये उसने आउटलाइन आपको दे दी है। वो कहता है इसको कंप्लीट करें। अब देखो, या तो वो डायरेक्ट प्रोडक्ट देगा और कहेगा बनाओ, तो फिर आपको रिएक्टेंट भी खुद से डिसाइड करना है, या वो आपको इस तरह जो है वो आउटलाइन दे देगा और कहेगा इसको कंप्लीट करें। तो देखो, उसने आपको ये जो कंडीशंस यहां पर यूज होनी है वो उसने मिस कर दी है। मतलब जो अंदर के स्टेप हैं वो आपको खुद डिसाइड करने हैं कि किसको किसके साथ रिएक्ट करवाकर हमने फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। तो बेटा यहां देखो, अगर उसने एनिलीन लिया है और क्या बनाया है, एन क्लोरोएनिलीन, तो आप कोई ऐसा रिएक्टेंट यूज करेंगे जिससे आपका एनिलीन से एन क्लोरोएनिलीन, तो मतलब उसने जो मिस किया है वो ये है, तो आप पहले इसको इसके साथ रिएक्ट करवा के ये बनेगा, ये वाला, सही है। अब फिर उसने कहा ये बनाओ, तो अब आप यहां पर जो बी क्या यूज करोगे, तो आप देखोगे कि उसने आपको जो फाइनल प्रोडक्ट में यहां पर आपका ग्रुप अटैच किया है उसी नेचर का आपको आर एस आर टाइप कंपाउंड यहां पर भी यूज करना है, फिर ही तो वो ग्रुप यहां पर आकर इंट्रोड्यूस होगा। अगर आप यहां पर CH3 सल्फर CH3 लेते हैं तो ये आपका नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर जो ग्रुप होगा वो यहां पर आकर इंट्रोड्यूस होगा। तो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि बी आपका क्या होगा, तो यहां पर जो बी होगा दैट इज दिस, सही है। तो इस तरह डिफरेंट वेज से आपको जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, नोट करें। चलिए, इसका मैकेनिज्म आप खुद कर लिया होगा मैं उम्मीद करता हूं, और किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं रही होगी, क्योंकि मैकेनिज्म जो है वो रिएक्शन का सेम रहता है। चलिए, एक इसी तरह का क्वेश्चन और, C4H10 प्रिपेयर दिस। अब देखो मैंने कौन सा ग्रुप लगा दिया, C4H10, मतलब ब्यूटाइल ग्रुप, 4 कार्बन वाला, पहले इथाइल था अब ब्यूटाइल है। तो अगर आप देखें कि एन क्लोरोएनिलीन है आपका, तो यार इसका रिएक्शन किस तरह के RSR टाइप कंपाउंड से करवाना पड़ेगा, तो ये वाला ग्रुप आएगा, मतलब C4H10 सल्फर C4H10, समझ गए। अब ये जो C4H10 है वो जब यहां पर आएगा तो यही फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा, सही है। इसका मैकेनिज्म आप कर सकते हैं, वेरी गुड। बट बेटा याद रखें, अगर यहां पर 3 4 5 6 मतलब 2 कार्बन से ज्यादा अगर यहां पर कोई ग्रुप अटैच है, प्रोपाइल अटैच है या ब्यूटाइल अटैच है, तो आप इस तरह का रिएक्टेंट यूज नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि अगर आप ये ओपन चेन RSR टाइप कंपाउंड यूज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा साइड प्रोडक्ट मिल सकते हैं, और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो मेजर प्रोडक्ट होगा, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी, आपके साइड प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आपका जो मेजर प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी कम बने। भाई फायदा तो तभी है ना कि जब आपका जो फाइनल और मेजर प्रोडक्ट है वो ज्यादा क्वांटिटी में बने, और साइड प्रोडक्ट्स जो आपके जितने कम बने उतना ही अच्छा है। बट अगर कोई आप ऐसा रिएक्शन है जिसमें साइड प्रोडक्ट्स ही बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी क्या बनेगी, कम बनेगी, तो वो इतना फेवरेबल रिएक्शन नहीं होता। तो इस चीज को आप स्टडी कर लें कि अगर यहां पर 3 4 5 हायर कार्बन आ जाते हैं तो फिर आप साइक्लिक RSR टाइप कंपाउंड यूज करेंगे, ओपन चेन RSR टाइप यूज नहीं कर सकते। प्रोडक्ट आप बना सकते हैं बट इसको यूज नहीं करेंगे, सही है। इसका मैकेनिज्म मैं आपको करवाता हूं। देखिए, अगर 3 कार्बन या 4 कार्बन आ जाए, 4 के साथ मैं करवा देता हूं, 3 और 5 के साथ आप खुद इसकी प्रैक्टिस करिएगा, सही है। चलिए, अब मैं एनिलीन नहीं लूंगा, मैं एन क्लोरोएनिलीन के साथ ही इसका रिएक्शन करवा रहा हूं, सही है। अच्छा, अब 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का मतलब है कि यहां पर जो साइक्लिक RSR टाइप कंपाउंड होगा उसमें भी 4 कार्बन ही आपने रखनी है, सही है। डिसाइड आप उसी तरह करेंगे। तो देखें दिस वन, यार ये भी तो एक RSR टाइप कंपाउंड ही है, इधर भी आपका R ग्रुप है और इधर भी आपका R ग्रुप है, तो RSR, बट ये क्या है, साइक्लिक है आपका, ठीक है। इससे साइड प्रोडक्ट्स आपके कम बनते हैं और मेजर प्रोडक्ट आपका क्या है, ज्यादा बनता है। ओके,
अब यहां पर आप देखें सल्फर ये यहां पर अटैक करेगा और ये क्लोरीन यहां से निकल जाएगा, तो बनेगा क्या? सल्फर पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सही है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में देखें कि सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके जो बगल बगल में हाइड्रोजन्स हैं दीज आर एसिडिक प्रोटॉन्स, तो आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करके यहां से एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो रूल्स वही रहते हैं किसी भी रिएक्शन के, बट उसको करने का थोड़ा सा मेथड जो है वो चेंज हो जाते हैं। व्हाट इज दिस? आपका लाइट बन गया, सही है। लाइट की प्रिपरेशन हो गई, इसको मैं जरा नीट करके लिखूं ऐसे। ओके अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ये डबल बॉन्ड यहां आएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर सल्फर पर आ जाएगा और सल्फर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंपलसेट हो जाएगा। और आपको मैंने बता दिया कि दिस वीक बॉन्ड इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन, सही है। अच्छा तो होगा क्या कि इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहां जो डबल बॉन्ड है वो ये यहां पर शिफ्ट हो गया और ये वाला बॉन्ड भी आपका क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो बनेगा क्या आपके पास, ये, सही है। अच्छा अब आप देख सकते हैं कि ये एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक मतलब अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव कर गया। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करवाना पड़ेगा, पीटीआर, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो इधर पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव इस प्रोटॉन को उठाता है तो आपके पास इसका टाटोमर बनता है, मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन हुआ और इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो दोबारा गेन हो गई, सही है। अच्छा ये बन गया। ओके नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे तो आप सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज कर सकते हैं जो स्पेसिफिकली यूज होता है सल्फर और कार्बन के बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए, सही है। तो आप ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें तो यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दें, चाहे ये वाला, सेम प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर ये कार्बन और सल्फर का बॉन्ड आप ब्रेक करते हैं तो एक हाइड्रोजन यहां आकर लगेगा, एक हाइड्रोजन यहां पर आकर अटैच होगा, तो बनेगा क्या, NH2। अब यहां पर देखें कितनी कार्बन है, 1 2 3 4। अब ये साइक्लिक नहीं रहा, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो इसको स्ट्रेट चेन हम लिख सकते हैं, 1 2 3 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 कार्बन और आगे आपका SH आ जाएगा, सही है। अच्छा ये भी आपका फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है अगर उसने आपको दे रखा है तो, अगर उसने ये नहीं दिया तो इसको आप फिर जो है वो रिड्यूस कर दें, सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया। तो जो सेकंड रिडक्शन होगी तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा कार्बन और सल्फर का, तो ये क्या बनेगा, CH2, मतलब यहां पर माइनस SH2 एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगा और यहां एक हाइड्रोजन आकर अटैच होगा, ये CH2 है ना, तो एक हाइड्रोजन और आएगा तो क्या बनेगा, CH3 बन जाएगा। तो बेसिकली ये NH2 1 2 3 4, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो देख सकते हैं आप कि C4H10 आकर आपका यहां पर अटैच हुआ है बाय यूजिंग दिस साइक्लिक RSR टाइप कंपाउंड। अच्छा अब देखिए अगर आप यहां पर C3H7 करना चाहें तो फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ऐसा RSR टाइप कंपाउंड जिसमें 3 कार्बन हो, तो फिर वो आपके पास क्या होगा, ऐसे, ठीक है। मतलब इसको मैंने थोड़ा सा गंदा करके बना दिया है, आप इसको नीट करके बना सकते हैं ऐसे, सही है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर C3H7 होगा तो यहां पर भी आपने 3 कार्बन लिया तो ये तीनों कार्बन जो है वो आपकी फाइनल प्रोडक्ट में भी आ जाएंगी, सही है। अगर आप यहां पर
C5H10, तो आपको 5 कार्बन ही यहां पर यूज करना पड़ेंगे। सही है, तो जब आपके पास कोई लार्ज सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो 3 4 5 कार्बन का, तो फिर आप साइक्लिक RSR टाइप कंपाउंड यूज करेंगे उतनी ही कार्बन का जितनी कार्बन आपके पास प्रोडक्ट में है। समझ आ गया? तो किसी भी किस्म का आपको सब्स्टिट्यूएंट यहां पर मिले आप बना सकते हैं। 2 कार्बन हो तो फिर तो आप जो है वो ओपन चेन RSR टाइप यूज कर सकते हैं, बट अगर हायर नंबर ऑफ कार्बन है तो फिर आप साइक्लिक RSR टाइप कंपाउंड यूज करेंगे। सही है, तो होप सो आपने ये कर लिया होगा। इसके 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, 3 कार्बन के साथ भी और 5 कार्बन के साथ भी। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट्स भी यहां पर बिल्डअप होंगे। ओके, चलिए अब यहां पर एक और रिएक्शन हम करने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ एन क्लोरोएनिलीन विद बीटा कीटो सल्फाइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इस वेज में है कि करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, बट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करें उतना ही अच्छा है। मुझे अभी भी याद है जब हमारा ये ऑर्गेनो सल्फर केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, तो हमारा आई थिंक मिड का एग्जाम था, तो हमें यही रिएक्शन जो है था वो फाइनल प्रोडक्ट में दिया गया था। ठीक है, मतलब सिर्फ हमें प्रोडक्ट दी गई थी और डॉक्टर साहब ने हमें कहा था कि ये आप बनाएं। तो आप बिलीव करें, यकीन करें, इतनी अच्छी तैयारी होने के बावजूद मेरा ये क्वेश्चन गलत था। ठीक है, मुझे रिएक्टेंट ही नहीं समझ आ रहे थे कि मैं कौन से रिएक्टेंट से स्टार्ट करके अपना ये प्रोडक्ट बनाऊं। सही है, तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ही आपकी प्रैक्टिस कम है। बार बार रिएक्शंस को अपने हाथों से गुजारें, बार बार उनको करें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है 2-3 माह के बाद आपको लगता है कि ये रिएक्शन हमने किए ही नहीं। सही है, तो जो बच्चे ये कहते हैं कि जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद कुछ नहीं करना पड़ा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये याद रखनी पड़ती है, याद करनी नहीं पड़ती, याद रखनी पड़ती है। रट्टा सिस्टम तो है ही नहीं। सही है कि अगर मैंने 1 कार्बन के साथ यहाँ पर आपको रिएक्शन करवाया तो मैं आपको एग्जाम्स में 2-3 कार्बन के साथ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बट आपको ये तो पता हो कि अगर ये प्रोडक्ट बनाना है तो किस तरह का रिएक्टेंट यूज करना है, तो ये चीजें याद रखनी होती हैं। सही है, तो रट्टा नहीं है, लेकिन आपको इन चीजों के लिए माइंड को थोड़ा सा यूज करना पड़ता है। एनीवेज, रिएक्शन ऑफ, हेडिंग डालें, रिएक्शन ऑफ एन क्लोरोएनिलीन विद बीटा कीटो सल्फाइड। अब बीटा कीटो सल्फाइड आपके पास क्या होता है? बीटा कीटो सल्फाइड। अब इसको देखें जरा, दिस इज बीटा कीटो सल्फाइड। अब देखिए ये सल्फर है, इसको बीटा कीटो सल्फाइड क्यों बोलते हैं? सल्फर के साथ वाली जो कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाली आपके पास बीटा कार्बन। तो देखो बीटा पोजीशन पर कीटो ग्रुप है, ये कीटोन है ना आपका, ये वाला। तो सल्फर की बीटा पोजीशन पर कीटोन ग्रुप है और ये सल्फाइड, तो इसको हम बोलते हैं बीटा कीटो सल्फाइड। अब ये जो आपके R और R' ग्रुप हैं, ये आपके कुछ भी हो सकते हैं। आप CH3CH3 यूज कर लें, आप C2H5 यूज कर लें, आप CH3C2H5 यूज कर लें, मतलब सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी। तो मैं आपको पहले जर्नल रिएक्शन करवाऊंगा, उसके बाद आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किस तरह लिखना है, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा कि यहां पर R ग्रुप आप किस तरह रख के अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। सही है, ओके। तो अजान शुरू हो गई है जोहर की, तो अजान के बाद यहीं से जो है वो मैं कंटिन्यू करूंगा, रिएक्शन ऑफ एन क्लोरोएनिलीन विद बीटा कीटो सल्फाइड। चलें, तो जब अजान हो रही हो तो बेटा कुरान पाक पढ़ने की इजाजत नहीं है। मतलब अजान हो तो अगर आप कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं ना, तो उसको भी आप जो है वो बंद करके पहले अजान सुने, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल कीजिए। तो अगर यार कुरान पाक पढ़ने की इजाज़त नहीं है अजान के दौरान, तो फिर ये तो फिर क्या ही, इसकी क्या हैसियत है जो हम कर रहे हैं। तो आप भी जब अजान हो तो हर काम छोड़कर पहले अजान को सुने, और बेहतर यह है कि नमाज के लिए चले जाएं। ठीक है, तो अभी अजान हुई है, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी से लेक्चर वाइंड अप करूंगा और उसके बाद जो है वो फिर नमाज के लिए इंशाल्लाह। तो आइए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो बीटा कीटो सल्फाइड समझ गए? अच्छा,
दिस एन क्लोरोएनिलीन, इसको हम थोड़ा सा टिल्ट करके लिखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऐसे ज्यादा ऊपर ना निकल जाए ना, चलिए। ओके, अब यहां पर देखो सल्फर के ऊपर आपको पता है दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एन क्लोरोएनिलीन में क्लोरीन इज पार्शियल नेगेटिव और नाइट्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। तो ये वाले सल्फर के लोन पेयर्स इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करते हैं और ये क्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाते हैं। तो होगा क्या, सल्फर, अब देखें जरा गौर से, ऊपर ये आर डैश, नीचे ये वाला ग्रुप लगेगा। गौर से जरा देखें, बस लिखने का तरीका है। सल्फर ने इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो सल्फर का जो आर ग्रुप है ये मैंने ऊपर लिख दिया है और ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको मैंने नीचे लिख दिया और सल्फर पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने लोन पेयर डोनेट किए हैं नाइट्रोजन को। अच्छा, अब नाइट्रोजन सॉरी सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है तो जो बगल बगल में आपके पास हाइड्रोजन है, दीज आर एसिडिक हाइड्रोजन, तो अब यहां से किसी स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करके जो है वो हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर देखो यहां पर भी अगर CH3 होता तो हाइड्रोजन तो यहां पर भी है, ये भी आपके पास क्या है CH2 है, तो हम किस साइड से हाइड्रोजन को निकालेंगे। तो याद रखें कि हाइड्रोजन निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो जहां ज्यादा स्टेबल होगा वही आप प्रोटॉन निकालेंगे। सही है, तो आप दोनों बारी बारी निकाल के देख सकते हैं। अगर ये CH2 है और उस पर नेगेटिव चार्ज आता है तो बेटा वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि उसको नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा। बट अगर यहां से आप नेगेटिव चार्ज लेकर आते हैं, मतलब यहां से प्रोटॉन निकाले इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो आपको पता है ये वाला ग्रुप आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो नेगेटिव चार्ज को वो अपनी तरफ खींच कर उसको नेगेटिव चार्ज कम कर देगा। ठीक है, तो चार्ज जितना ज्यादा रुका होता है ना उतना ही वो अनस्टेबल होता है। चार्ज जितना स्टेबलाइज सॉरी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उतने ज्यादा वो स्टेबलाइज भी हो जाते हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, तो वो नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम होगा तो वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। सही है। अच्छा, मतलब यहां से आप जो है वो प्रोटॉन को निकालें और यहां पर आप नेगेटिव चार्ज लेकर आएंगे। ये बना, सही। और सल्फर पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या बना आपका, लाइट बन गया। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ है, तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। अब सुनो जरा, ये वाला नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होता है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर सल्फर पर, सल्फर का पॉजिटिव चार्ज कंपनसेट हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस भी किया है। सही है, और यही जो नाइट्रोजन और सल्फर का जो वीक बॉन्ड है यही ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन की, इस स्टेप की। ओके, अच्छा, तो अब जरा गौर से देखें, यहां अगर डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड NH और इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो गई, लॉस हो गई। अब इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड फॉर्म हो गया और ऊपर क्या है आपका सल्फर और इधर आपका R डैश ग्रुप, यहां पर जो रिमेनिंग ग्रुप है उसको आप लगा सकते हैं ये वाला। सही है। अच्छा, अब आपको पता है कि यहां से यहां आते हुए एरोमेटिसिटी लॉस हो गई, तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को उठाएगा, मतलब इसका टाटोमर ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन हो गया PTR। ओके, और प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन करने के बाद उसकी एरोमेटिसिटी दोबारा रीगेन हो जाएगी। अच्छा, बाकी आप वैसे ही लगा दें। सर ये कार्बन है, सल्फर और आगे आपका R डैश डबल बॉन्ड O और R।
सही है। अच्छा, अब जरा गौर से सुने। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इस कार्बन को पकड़कर इसको जरा टिल्ट करवाना है 180 के एंगल पे, मतलब ये जो नीचे वाला ग्रुप है ये ऊपर चला जाए और ऊपर वाला नीचे आ जाए। सही है, जस्ट इसको आपने क्या करना है 180 के एंगल पर घुमाना है। तो जरा देखिए, जब इसको मैं टिल्ट करवाऊंगा यूं पकड़कर ऐसे, तो ये आर और ये कार्बोनाइल ऊपर चला जाएगा और ये सल्फर और आर डैश आपका नीचे आ जाएगा। जस्ट लिखने का तरीका है, जरा गौर से देखिएगा इसको मैं कैसे लिख रहा हूं। NH2, ये कार्बन ऐसे ही। अब ऊपर देखिए जरा, समझ गए। जस्ट मैं इसको घुमा दिया 180 के एंगल पे, ये ऊपर वो नीचे, समझ आ गई। अच्छा, अब यहां पर देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। अब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो उसको ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन नजर आई, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करते हैं, और नाइट्रोजन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल, मतलब आपका यहाँ पर नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सही है, और ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब जरा गौर से देखें। अच्छा, अब इसको क्योंकि मैंने यहां पर इसको लिखना है, इसको लिखने का तरीका इसको मैं जरा टिल्ट करूंगा, जरा गौर से देखिएगा। इसको NH, मतलब इसको मैं ना थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। 1 2 3 4 और ये नाइट्रोजन, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग यहां पर फॉर्म होगी। सही है, तो इधर क्या है, नाइट्रोजन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहां पर देखिए, जो ये है इधर आपके पास एक सल्फर और एक आर डैश ग्रुप है, यहां पर एक आर ग्रुप है और यहां पर ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये बनेगा, और नाइट्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 4 बॉन्ड जब भी नाइट्रोजन बनाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। सही है, उसके पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन हैं, उसने इसके ऊपर अटैक किया, तो 4 बॉन्ड जब भी नाइट्रोजन बनाएगा तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, PTR, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। कैसे, अब यहां से देखो कि एक हाइड्रोजन को मैं ओपन करके लिख सकता हूं। अब ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला नेगेटिव भी तो स्टेबलाइज होगा, तो ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को पकड़ता है, मतलब ये OH बन जाता है आपका। सही है, तो बनेगा क्या, जरा देखिए ये रिंग। अच्छा, इधर आपका NH सल्फर और आगे ये R डैश, इधर आपका एक R ग्रुप लगा है और ये OH बन जाएगा। देखिए जरा, यही होगा, क्या हुआ, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन हो गया, यहां से प्रोटॉन यहां पर, तो नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज वो भी खत्म हो गया, और जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था आफ्टर द प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन उसका भी खत्म हो गया। सही है, ये बना। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप यहां पर देखें, इसको जस्ट आप हीट करें, हीट करने से यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। कैसे, ये वाला देखिए, ये कार्बन इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, एक एक ये सल्फर के साथ 2 और एक ये 3, तो डेफिनेटली बेटा इसके पास एक हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट होगा। सही है, तो जब यहां पर हाइड्रोजन है तो इसको हीट करने से ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होता है और ये यहां से निकल जाता है। सही है, तो मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और वाटर H प्लस और OH नेगेटिव आपस में मिलकर वाटर मोलिक्यूल एलिमिनेट हो जाते हैं। सही है, तो बनेगा क्या, NH सल्फर और आगे आपका R डैश, तो यहां पर R ग्रुप रह जाएगा और इधर आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि आप वही सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और कार्बन और सल्फर का जो बॉन्ड है वो यहां पर आप रिड्यूस करेंगे। सही है, अच्छा करें जरा, सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया,
तो ये वाला बॉन्ड जब आपका ब्रेक होगा तो ये आपका एक RSH, ये आपका क्या है, बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। और जब इसको आप रिमूव कर दे, अभी स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूं, जब ये निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। इसको आप यूं लिख लें, सही है। कि बना क्या आपका, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्या बना, सब्स्टिट्यूटेड इंडोल बने, सही है। इंडोल आपका क्या होता है, ऊपर रेज कर देता हूं मैं, इसको नोट करें, एक दफा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, जल्दी से जरा देखें किस तरह रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। बीटा कीटो सल्फाइड लिया हमने, सल्फर ने अटैक किया है इस नाइट्रोजन के ऊपर, ये क्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर गया, तो ये सल्फर ने नाइट्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाया तो सल्फर के पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा कि जो सराउंडिंग में कार्बन है वो आपके पास क्या है, उनके जो हाइड्रोजन हैं दीज आर एसिडिक हाइड्रोजन, तो आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करके एसिडिक प्रोटॉन्स को वहां से निकाल सकते हैं। बट क्वेश्चन इज हेयर, आप कहां से प्रोटॉन निकालेंगे, तो याद रखें कि आफ्टर दी रिमूवल ऑफ प्रोटॉन जोन सा ज्यादा स्टेबल कार्बो एनाइन बनेगा वो आपके पास नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पर आप लेकर आएंगे, सही है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, उसको स्टेबलाइज करेगा, तो यहां से आप प्रोटॉन निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि ये वाला नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा सल्फर के पास, और सल्फर पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंपलसेट हो जाता है, और ये नाइट्रोजन और सल्फर का जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है, और यही इस रिएक्शन की जो है वो ड्राइविंग फोर्स होती है। अच्छा, ये बन गया। आप देख सकते हैं यहां से यहां पर आते हुए रिंग की एरोमेटिसिटी क्या हो गई, लॉस हो गई, तो दोबारा उसकी एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए आपको यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन करवाना पड़ता है, और इसकी एरोमेटिसिटी गेन हो गई। नेक्स्ट स्टेप में आपने जैसे इसको 180 के एंगल पर टिल्ट करके लिखा है, ये ग्रुप ऊपर चला जाता है, ये आपका नीचे आ जाता है, ये बना। अब ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन जब भी चार बॉन्ड बनाता है तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर आपके पास प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगा, जब आप पीटीआर करेंगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो वो उस प्रोटॉन को लेगा तो OH बन जाएगा, और नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन निकाल देगा तो वो भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, सही है। तो आफ्टर द प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन नाइट्रोजन भी न्यूट्रल हो जाता है और ऑक्सीजन भी आपका न्यूट्रल हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या करते हैं, हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलता है, इधर आ जाता है आपका डबल बॉन्ड। अब यहां पर आपके पास सल्फर और R ग्रुप है, तो उसके लिए सिलेक्टिव आप क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया, तो इसके यूज करने से कार्बन और सल्फर का बॉन्ड रिड्यूस होता है और आपके पास सब्स्टिट्यूटेड इंडोल आपका फॉर्म होता है, सही है। अब जरा गौर से सुनो, ये जो R ग्रुप है आपका कहां से आया, ठीक है, एक मैंने देखो रिप्रेजेंट किया था R और एक R डैश, तो ये जो आपका R ग्रुप है ये कहां से आएगा, तो बेटा याद रखें जो आप बीटा कीटो सल्फाइड में कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो भी आपका ग्रुप होगा वही ग्रुप आपका फाइनल प्रोडक्ट में भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहां पर आएगा, इस चीज को स्टैरिक कर लें। शॉर्टकट आपको बता रहा हूं कि जो आपके पास इंडोल, इंडोल बेसिकली क्या होता है, इसको मैं रेज करने लगा हूं इतने पार्ट को, ओके, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा, इंडोल आपका क्या होता है, ये आपका इंडोल है, सही है। इसको अगर आप ये वाला इट इज इंडोल। अब बेसिकली इंडोल की नाइट्रोजन की जो साथ वाली ये वाली कार्बन है यहां पर आपका ये R ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला, जस्ट उसको लिखने का तरीका है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, सही है, ये एक ही बात है, ये वाला और ये वाला एक ही चीज है, बट ये आपका क्या है इंडोल। बट अगर नाइट्रोजन के बिल्कुल साथ वाली कार्बन के ऊपर अगर कोई ग्रुप लगा दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड इंडोल, सही है। तो अब जो आपका R ग्रुप यहां पर कार्बोनाइल कार्बन के साथ होगा वही R ग्रुप आपका यहां पर भी आकर अटैच होगा, सही है। अच्छा, अब सुनो जरा, अगर मैं यहां पर CH3 लगा दूं
तो बेटा यहां पर भी आपको CH3 ही लेना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर C2H5 ले लूं तो आप देखेंगे कि कौन सा ग्रुप यहां पर लगा है, C2H5। जो ग्रुप आपका यहां पर अटैच होगा वही ग्रुप आप बीटा कीटोसल्फाइड में कार्बोनाइल कार्बन के साथ लगाएंगे। सही है। अब यहां पर C2H5 है तो आप किस तरह का बीटा कीटोसल्फाइड यूज करेंगे? ये वाला, इधर कुछ भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा यहां पर CH3 भी ले सकते हैं क्योंकि यही R ग्रुप यहां पर आ जाता है, वो बाय प्रोडक्ट है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है, जो भी कार्बोनाइल के साथ ग्रुप होगा वही यहां पर आकर अटैच होगा। तो लेट्स सपोज अगर यही मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूं कि प्रिपेयर दिस सब्स्टिट्यूटेड इंडोल, अब इसका नेम क्या है, आईयूपैक। तो जब आपको मैं क्योंकि जो हेट्रोसाइक्लिक, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की जो नोमेनक्लेचर होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। देयर इज नो रूल इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नोमेनक्लेचर, हर कंपाउंड के लिए एक अलग ही रूल फॉलो होते हैं। तो जब मैं आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड करवाऊंगा तो तब हम इसकी नोमेनक्लेचर वहां पर करेंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनकी तो बहुत सिंपल है ना, बेसिक रूल्स याद कर लो, आप किसी भी तरह के कंपाउंड को नेम दे सकते हो, बट यहां पर ऐसा नहीं है, आपको हर कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक रूल फॉलो करने पड़ते हैं और बहुत सारे रूल्स हैं हेट्रोसाइक्लिक को नेम देने के लिए। तो याद रखेंगे कि अभी तक के लिए आप याद रखेंगे सब्स्टिट्यूटेड इंडोल है आपका, इंडोल, इंडोल, सही है, यहां पर आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब आप ये वाला बीटा कीटोसल्फाइड यूज करके इसको आप बनाने की कोशिश करें और सेम मैकेनिज्म आपका प्रोसीड होगा, बट जहां जहां पर वो आर ग्रुप था वहां पर आप C2H5 लगाते जाएं, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। सही है। तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने रिएक्शंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड विद एन क्लोरोएनिलीन किए हैं। और याद रखें ये वाला जो बीटा कीटोसल्फाइड वाला रिएक्शन है, ये जब हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में इंडोल की प्रिपरेशन करेंगे वहां पर भी आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगा। सही है। तो इसके बाद अभी ये ऑर्गेनो सल्फर केमिस्ट्री चल रही है, इसके बाद आपको सिलिकॉन केमिस्ट्री करवानी है, फिर फास्फोरस केमिस्ट्री भी करवाऊंगा और उसके बाद हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो स्टार्ट कर देंगे। सही है। तो अभी लंबी सीरीज चलने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें इंशाल्लाह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम बढ़िया कर देंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इजाजत दीजिए, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज। और नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक बाय नेम रिएक्शन होगा, चाइकोस्की रिएक्शन, तो उसके लिए प्रिपेयर रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।